प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद ख़ां पर। नवीं जमात की जो सीबीएसई बोर्ड की उर्दू की किताब है उसमें पहला सबक सर सैयद अहमद ख़ां का ही लिखा हुआ है। गुज़रा हुआ ज़माना सबक का नाम है। अब वो मजमून है, इंशाइया है, अफसाना है, इस पे बाद में बहस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद ख़ां पर। तो देखिए, सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को मालूम ही होगा, आप जानते होंगे उनके बारे में कुछ ना कुछ। अगर आप ज़रा सा भी उर्दू पढ़ने वाले या ज़रा सा भी आप अवेयर हैं तो आपको मालूम होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा, उसके हवाले से सर सैयद अहमद ख़ां का नाम लिया जाता है। इसी तरह से एक मैगज़ीन, एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, उसका भी नाम हो सकता है आपने सुना हो, सर सैयद अहमद ख़ां का नाम जोड़ा जाता है उससे। इसी तरह से और भी बड़े कारनामे किए हैं, बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं सर सैयद अहमद ख़ां ने। जैसे एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ां ने रखी। इसके अलावा अपने मज़ामीन के लिए सर सैयद अहमद ख़ां जाने जाते हैं। मज़ामीन सर सैयद में आप देखें उनके बेशुमार बेहतरीन मज़ामीन हैं। जदीद उर्दू नस्र के लिए सर सैयद अहमद ख़ां जाने जाते हैं कि उर्दू नस्ल को किस तरह से फ़रोग़ दिया, ख़ासकर जदीद उर्दू नस्ल को, और उसको बहुत ज़्यादा लफाजी से, बहुत ज़्यादा तसन्नो से पाक करने का काम किया सर सैयद अहमद ख़ां ने। मुसाफिरान लंदन जो सफ़रनामा है सर सैयद अहमद ख़ां का, बड़ा मशहूर सफ़रनामा है। आसारुस सनादीद बड़ी मशहूर किताब है। सरकशी दिल बिजनौर बड़ी मशहूर किताब है। असबाब बगावत हिंद बड़ी मशहूर किताब है। लाइल मोहम्मदन ऑफ इंडिया बड़ी मशहूर किताब है। ये सारी किताबें, ये सारी तसानीफ़ सर सैयद अहमद ख़ां की हैं। तो इन कारनामों की वजह से भी सर सैयद अहमद ख़ां जाने जाते हैं। इसके अलावा जो अलीगढ़ तहरीक है या इसी तरह से साइंटिफिक सोसाइटी है, ये सारे काम, ये सारी तहरीकें सर सैयद अहमद ख़ां के हवाले से जानी जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद ख़ां पर, उनकी अदबी खिदमात पर, उनकी हयात पर, उनकी ज़िंदगी पर। तो आप किताब को अपने सामने रखें, जो किताब पढ़ाई जाती है नवीं जमात में, नवाए उर्दू के नाम से आप उसको जानते होंगे, सीबीएसई बोर्ड की उर्दू की किताब है। तो उसको आप देखिए, उसको पढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ां, सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश और वफ़ात यहाँ भी लिखी है। सर सैयद अहमद ख़ां सन 1817 में पैदा हुए हैं। कहाँ पे पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। और उनका इंतकाल हुआ है 1898 में। कहाँ पे इंतकाल हुआ है? अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। और वहीं पे उनकी तदफीन अमल में आई, उनकी कब्रिस्तान वहीं है, अलीगढ़ में है। तो आप अगर देखें तो सर सैयद अहमद ख़ां लगभग 81 साल ज़िंदा रहे, 81 साल की उम्र पाई। तो 81 और 17 98 हो जाएगा, 81 7 88 10 98। तो 81 साल की उनकी उम्र रही है, उनकी ज़िंदगी रही है। और उन्होंने इन 81 सालों में बड़े कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए, अपनी कौम के लिए बड़े काम किए। और बड़े दूररस, बहुत दूर तक देखने सोचने वाले ये शख्स रहे हैं, बड़े दूरबीन रहे हैं। और जो बातें इन्होंने कही, बिल्कुल आज वो बातें सच साबित हो रही हैं। उस ज़माने में गरचे लोग कई चीज़ों में उनसे इख्तलाफ करते थे, उनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन आज आप देखिए, आज सर सैयद अहमद ख़ां को कौन नहीं जानता। उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बातें आज तकरीबन 100% सही साबित हो रही हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ां 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और 1898 में उनका इंतकाल हुआ है। अब उसके बाद आपकी किताब में लिखा हुआ है कि सैयद अहमद ख़ां दिल्ली में पैदा हुए। इनका नाम है सैयद अहमद ख़ां। तो ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। और दिल्ली में भी किसी आम घराने से इनका ताल्लुक़ नहीं था। ये जिस घराने में पैदा हुए वो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार घराना रहा है, पढ़ा लिखा घराना रहा है, मुहज़्ज़ब घराना रहा है। एलीट क्लास का वो ख़ानदान, एलीट क्लास की वो फैमिली रही है। आप देखिए कि इनके अपने लोगों का मुग़लिया दरबार में आना जाना था। आखिरी मुग़ल हुक्मरान से इन लोगों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ख़ुद सर सैयद अहमद ख़ां का आना जाना था, वो जाते थे। आप अगर जो इनकी बायोग्राफ़ी, जो इनकी सवाने हयात लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, हयात जावेद के नाम से, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सी बातें। अगर आप सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में तफसील से पढ़ना चाहते हो तो ये किताब ज़बरदस्त है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हयात जावेद उसका नाम है और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उसको लिखा है। तो बहुत तफसील से लिखा गया उसमें सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में। 10वीं जमात में आप जाएंगे तो 10वीं जमात में जो आपकी उर्दू की किताब होगी सीबीएसई बोर्ड की, उसमें सर सैयद का बचपन के नाम से एक मजमून है
जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बताया गया। तो वो तलख़ीस है उसी किताब की, हयात जावेद की, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। बहरहाल, तो दिल्ली में पैदा हुए सर सैयद अहमद ख़ान और एक पढ़े लिखे, एक महज़्ज़ब, एक शरीफ, एक एलीट क्लास के घराने में पैदा हुए। तालीम और तरबियत इनकी बहुत अच्छे से हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि ये बचपन से बड़े तेज़ तर्रार बच्चे थे, बहुत होशियार थे, नहीं, नॉर्मल बच्चों की तरह थे। जैसे आजकल के हैं बच्चे नॉर्मल, तो वैसे ही ये भी नॉर्मल थे, पढ़ने में नॉर्मल। बाकी ये है कि जिस्मानी तौर पे ज़रा मजबूत थे, खेल कूद में भी बराबर हिस्सा लेते थे। वो तो बाद में इन्होंने अपने ज़ाती मुताले के दम पे, सेल्फ़ स्टडी के दम पे, अपनी जहानत की दम पे जो है खूब मुताला करके नाम कमाया और बड़े बड़े काम किए। उसके बाद देखिए, सैयद अहमद ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फैज़ हासिल किया। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने किन लोगों से फ़ायदा उठाया है? जो लोग इनके ज़माने के बाकमाल और ज़बरदस्त लोग थे। यानी इन्होंने सीखा, तालीम हासिल किया अपने ज़माने के काबिल लोगों से, उलमा से, पढ़े लिखे लोगों से। उनमें से बहुत से लोगों का नाम लिया जाता है। जैसे इस्लामी तालीम इन्होंने बचपन में हासिल की थी मौलवी फैज़ुल हसन साहब से, इसी तरह से मौलवी नवाज़िश अली साहब से और मौलाना मखसूसुल्लाह साहब से। इसके अलावा इनके घर पे कुछ खादिमाएँ थीं जो इनको दीनियात और अरबी वगैरह पढ़ाती थीं। इनके मामू वो जो है रियाजी के, मैथमेटिक्स के अच्छे खासे आलिम थे, उनसे इन्होंने मैथमेटिक्स सीखा था। अपने नाना से भी पढ़ा था। कुछ और असातिज़ा थे जो घर पे आके इनको पढ़ाते थे। तो इस तरह से इनकी तालीम हुई। उसके बाद फिर आगे चल के इन्होंने दिल्ली कॉलेज से पढ़ाई की, दिल्ली कॉलेज जहाँ पे मौलवी नदीर अहमद वगैरह ने तालीम हासिल की है, तो वहाँ से इन्होंने पढ़ा है। मौलवी ज़काउल्लाह ने भी वहीं से तालीम हासिल की है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सन 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की और मुख्तलिफ़ मकामात पर काम किया। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने सन 1839 में सरकारी नौकरी की। उस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो सरकारी नौकरी मतलब अंग्रेज़ों की नौकरी। तो अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजिमत या नौकरी इन्होंने इख्तियार की। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई, वो नौकरी करने लगे। और नौकरी करते हुए अलग अलग जगहों पे इनको जाना पड़ता था। अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र मान लीजिए हो गया या और किसी वजह से जाना पड़ा, तो इन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मकामात पे जा कर के हिंदुस्तान को देखा, हिंदुस्तान के लोगों को देखा, उनकी हालत को देखा। तो हिंदुस्तान के अलग अलग मकामात पे इनको काम करने का, जाके रहने का मौका मिला है, जब ये अंग्रेज़ों की सरकारी नौकरी कर रहे थे उस वक्त। तो सिर्फ 22 साल के थे तभी इनको सरकारी नौकरी मिल गई और ये बाकायदा नौकरी करने लगे। यही इनका ज़रिए माश हो गया। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सन 1862 ईस्वी में जब वो गाज़ीपुर में थे, उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। सन 1862 में जब वो अंग्रेज़ों की सरकारी मुलाजिमत कर रहे थे, तो उनको गाज़ीपुर में रहने का मौका मिला और गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन, एक एसोसिएशन बनाई। आप ये कह लीजिए कि एक जमात, एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी जो बनाई गई थी, इसका अपना एक मकसद था। वो मकसद क्या है? इस अंजुमन का मकसद ये था कि मुख्तलिफ उलूम, ख़ासकर साइंस के उलूम का मुताला किया जाए और इन उलूम को हिंदुस्तानियों में आम किया जाए। ये जो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई थी, इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तानी और दूसरे इल्म को भी हासिल करें, ख़ासकर साइंस के इल्म को, टेक्नोलॉजी के इल्म को हासिल करें। क्योंकि उस ज़माने में अगर आप देखिए, हिंदुस्तानी साइंस से, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से, इन चीज़ों से बहुत दूर रहे। उनके यहाँ जो आमतौर पे पढ़ने का रिवाज था, वो या तो फ़लसफ़ा पढ़ते थे, अदब पढ़ते थे, अदब में उर्दू अदब, अरबी और फ़ारसी पढ़ते थे, दीनियात पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें उनके यहाँ, मंतिक वगैरह भी पढ़ा जाता था। यही सारी चीज़ें थीं। साइंस और टेक्नोलॉजी से लोग दूर भागते थे और सर सैयद अहमद ख़ान ने लोगों को बताया, इसकी अहमियत का एहसास दिलाया। और आज आप देखिए, वाकई में साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत अहमियत दी जा रही। कंप्यूटर, इंटरनेट का इल्म तो अब बिल्कुल आम हो ही गया है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये जो एसोसिएशन बनाई, ये जो अंजुमन बनाई, इसका मकसद यही था कि हिंदुस्तानियों को बताया जाए कि साइंस के फ़वाइद क्या हैं, टेक्नोलॉजी के फ़वाइद क्या हैं, और लोगों को ज़रा अवेयर किया जाए, बेदार किया जाए, उनके अंदर शौक़ पैदा किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक तरह से मुहिम चलाई। अगर देखिए, आप गौर करेंगे, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी को आप देखेंगे, तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो ज़िंदगी रही है वो 1857 के आसपास की रही है। देखिए, 1857 में तकरीबन सर सैयद अहमद ख़ान 40 साल के हो गए थे और 1857 में एक बड़ा हादसा पेश आया। वो हादसा क्या है? पहली जंग आज़ादी।
हिंदुस्तानी एक हुए, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और सोचा कि हम इनको खदेड़ के भगा देंगे, हमारा मुल्क है, हम बड़ी तादाद में हैं, अंग्रेज़ मुट्ठी भर हैं तो इनको खदेड़ा जा सकता है। और हिंदुस्तानियों ने बाकायदा ऐसा किया। लेकिन हुआ क्या, 1857 में हिंदुस्तानियों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा और ऐसी सूरत में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों से चुन चुन के बदला लिया। जो लोग शरीक थे उनके ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा ले रहे थे उनको सज़ाएं दी गई, जेल में डाल दिया गया, फांसी हो गई, मौत की सज़ा दी गई। आप अगर पढ़ेंगे वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में तो उनके वालिद मौलवी बाक़ी साहब को आप देखिए अंग्रेज़ों ने जो है शहीद कर दिया, सिर्फ इस शक की बुनियाद पे कि वो हमारे ख़िलाफ़ थे। वो जो अखबार निकालते थे उस अखबार में हमारे ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया जा रहा था, इस बुनियाद पे उनको मौत की सज़ा दी गई। बेशुमार हिंदुस्तानियों के साथ यही किया गया। अब ऐसी सूरत में हिंदुस्तानी एहसास कमतरी का शिकार हो गए, डिप्रेशन में वो चले गए कि बड़ी ताकत लगा के हमने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, पूरा जो है ज़ोर लगा दिया था कि उनको खदेड़ ही देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम हार गए। तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तानी बददिल हो गए और गोशा नशीं हो गए और एक तरह से एहसास कमतरी का शिकार हो गए, डिप्रेशन में चले गए। अब ऐसी सूरत में अलग अलग जो है फील्ड के लोगों ने, अलग अलग नज़रिए के लोगों ने, जो मुसलिह और रिफॉर्मर थे, उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानियों को जगाने की अपने अपने तौर पे कोशिश की। उसमें आप सर सैयद अहमद ख़ान का भी नाम ले सकते हैं, उसमें आप अल्लामा शिबली नोमानी का भी नाम ले सकते हैं, उसमें आप अल्ताफ़ हुसैन हाली का भी नाम ले सकते हैं और बहुत से लोगों का नाम लिया जा सकता है। जैसे अल्लामा शिबली नोमानी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को, ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने आबा व अजदाद पे गौर करना चाहिए कि उन्होंने इतनी शानदार ज़िंदगी, इतनी बारूद ज़िंदगी गुजारी, उसके पीछे राज क्या है। तो बाकायदा इसके लिए उन्होंने सफ़र भी किया, मिस्र का, रूम का, शाम का, और एक सफ़रनामा भी लिखा, सफ़रनामा मिस्र, रूम व शाम। इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी लोगों को बेदार करने, जगाने की कोशिश की। उन्होंने ईरान का सफ़र किया और ईरान गए तो उसका भी सफ़रनामा लिखा। और सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लैंड का सफ़र किया, इंग्लिस्तान का सफ़र किया और वहाँ के कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल को, सारी चीज़ों को, वहाँ के अखबार को, किताबों को, सबको गौर से देखा और उसके बाद उनकी चीज़ों को हिंदुस्तानियों की चीज़ों से कंपेयर किया। तो उन्होंने देखा कि भैया उनका अदब बहुत ज़बरदस्त, उनका लाइफ स्टाइल, उनके कॉलेजेस, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने हिंदुस्तानियों को ये समझाने की कोशिश की कि आप अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की हालत में नहीं हैं, मुकाबला करने से पहले आपको उनके बराबर में तो आना होगा। तो आप भी टेक्नोलॉजी का, साइंस का इल्म हासिल करें। उनके पास एक से एक हथियार हैं, आप फावड़ा कुदाल लेके लड़ रहे हैं, आपके पास तलवार, नेज़ा, भाला, तीर कमान है, उनके पास एक से एक बंदूक, एक से एक हथियार हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी ये सारे हथियार बनाने होंगे, उसकी तैयारी करनी होगी। ये हिंदुस्तानियों के जहन में बात डालने की कोशिश की सर सैयद अहमद ख़ान ने। तालीम में हमको आगे बढ़ना होगा, हमारे पास वही घिसी पिटी गज़ल, इश्क व आशिकी और जो है देव, परी, जिन, शैतान, इन सारी चीज़ों की कहानियाँ जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमको हकीकी दुनिया की बात करनी होगी, हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, और इस तरह से जो हकीकी चीज़ें हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सर सैयद अहमद ख़ान ने लोगों से बताने की कोशिश की, अपने मज़ामीन के ज़रिए से, अपने उस रिसाले, अपनी उस मैगज़ीन के ज़रिए से लोगों को बेदार करने का काम किया। अब उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज़ों के करीब जाओ, उनसे सीखो, उनकी जो कमज़ोरी है उसको समझो, अपने आप को उनसे बेहतर बनाओ। तो सर सैयद अहमद ख़ान ये कहने वाले थे कि हमको उनसे सीखने की ज़रूरत है, जब हम उनके मुकाबले के लायक हो जाएं तब जाके हम कहीं उनके मुकाबले में आएँ। वरना आप खुद सोचिए ना कि एक आदमी बड़ा कमज़ोर है, वो एक ताकतवर आदमी से एक बार जाए लड़ने, हार जाए, फिर दोबारा जाए लड़ने, वो 10 बार जाएगा, हार के आएगा। तो उस कमज़ोर आदमी को पहले ख़ुद को ताकतवर बनाना होगा, और वो जो ताकतवर आदमी है उसकी जो कमज़ोरियाँ उसको जानना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ में महारत नहीं है, वो कहाँ से, किस एंगल, किस जाविये से कमज़ोर है, तब जाके मुकाबला हो पाएगा। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने यही बताया कि अंग्रेज़ों के करीब जाओ, उनसे सीखो, उनकी खामियों, कमियों को जानो, फिर जब उनसे मुकाबला करने के लायक हो जाओ तब मुकाबला करो। तो बाकायदा सर सैयद अहमद ख़ान जब वहाँ से लौट के आते हैं
तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसी को फॉलो करते हुए, उसी को अप्लाई करते हुए हिंदुस्तान में एक स्कूल खोलते हैं जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। उनके यहाँ जो मैगज़ीन्स निकलती थी उसी के पैटर्न पे यहाँ पे मैगज़ीन निकालने की कोशिश उन्होंने की, कामयाब भी हुए उसमें। तहज़ीबुल अखलाक के नाम से उन्होंने एक जो है रिसाला भी निकाला। इसके अलावा जो मज़ामीन लिखे हैं उन मज़ामीन के ज़रिए से हिंदुस्तानियों को जगाने की कोशिश की। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का बड़ा अहम काम रहा है कि उन्होंने हालांकि इस पे बहुत से लोगों ने एतराज़ किया, उनको कहा कि भैया ये तो इख्वानुश्शयातीन हैं, ये तो शैतानों के भाई हैं, ये तो हमको भटका रहे हैं। ख़ुद अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेज़ों से चिढ़ते थे, तंज करते थे, उन्होंने जो है सर सैयद अहमद ख़ान पे तंज किया कि भाई ये तो हमको अंग्रेज़ बना देंगे, हम इंग्लिश बोलें, अपने अदब अपनी ज़ुबान को छोड़ दें, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम अंग्रेज़ मेमों से शादियाँ कर लेंगे, उसके बाद हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम अंग्रेज़ बन जाएंगे। लेकिन फिर बाद में अकबर इलाहाबादी को एहसास हुआ कि नहीं, सर सैयद अहमद ख़ान की नीयत अच्छी है, उनका काम अच्छा है। तो बाद में अकबर इलाहाबादी ने कहा भी कि भाई हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ग्राउंड पे उतर के काम किया है, उनके बड़े एहसानात हैं हम हिंदुस्तानियों के ऊपर। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में साइंटिफिक सोसाइटी का भी जिक्र हुआ। उसके बाद आप देखिए कि 1869 में सैयद अहमद ख़ान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए, अभी जिक्र किया गया। तो सन 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान एक साल के लिए इंग्लैंड जाते हैं और उसके बाद फिर वो 1870 में लौट के वापस आते हैं। वापस आकर उन्होंने अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकालना शुरू किया। जब एक साल के बाद 1870 में सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड से लौट के आते हैं तो इंग्लैंड में जिस तरह की मैगज़ीन्स, जिस तरह के रिसाले, जिस तरह के अखबारात निकलते थे, उनको बहुत गौर से देखा कि उसमें कंटेंट क्या है, चीज़ें किस तरह की हैं, और उसी के पैटर्न पे, उसी की तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने भी बाकायदा एक रिसाला निकालना शुरू किया जिसका नाम तहज़ीबुल अखलाक है, जो बड़ा ज़बरदस्त था, जिसमें हिंदुस्तानियों को सुधारने की, संवारने की कोशिश की जाती थी, जिसमें ख़बर के साथ साथ अखलाकियात की भी चीज़ें होती थी, ख़बरों का तज्ज़िया और एनालिसिस होता था और तनक़ीदी चीज़ें भी उसमें होती थीं। सर सैयद अहमद ख़ान के जो है इस्लाही मज़ामीन भी उसमें होते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने वहाँ से आने के बाद ये अखबार निकाला, क्योंकि देखिए सर सैयद अहमद ख़ान जो इंग्लैंड गए उनके जाने का मकसद यही था कि अंग्रेज़ जहाँ से हिंदुस्तान आए हैं हम वहाँ जाएं और बहुत डीपली, बहुत गहराई से उनकी चीज़ों पे, उनके लाइफ स्टाइल पे, उनके एजुकेशन सिस्टम पे, उनका जो रोज़मर्रा का काम है उन पे, उनके अखबार, रसायल, सारी चीज़ों पे बारीकी से गौर करें और गौर करने के बाद उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करें, क्योंकि हमारा मुकाबला उनसे, क्योंकि हमको उनसे बेहतर बनाना है। तो पहले हम जानें कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तब ना उससे बेहतर बनेंगे, ख़ुद को उससे बेहतर बनाएंगे। तो ये काम किया सर सैयद अहमद ख़ान ने जी। उसके बाद देखिए आगे अगला पैराग्राफ। इंग्लिस्तान से वापस आकर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में एक स्कूल खोला। इंग्लैंड से वापस आने के बाद सर सैयद अहमद ख़ान सन 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल खोलते हैं। पहले वो नॉर्मल सा स्कूल था, तो 1875 में यानी वापस आने के तकरीबन 5वें साल उन्होंने एक स्कूल खोला। ये स्कूल 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। तो सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड से आने के बाद 1875 में एक स्कूल खोलते हैं। खोलने के 3 साल के बाद यानी 1878 में वो स्कूल, उसका नाम क्या पड़ता है, वो स्कूल क्या कहलाता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन ये काफ़ी हो जाएगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा की बड़ी वाली हा है तो मोहम्मडन इस तरह से कहने की कोशिश करते हैं। तो उर्दू में देखिए बहुत ज़्यादा हा और इन चीज़ों का फ़र्क नहीं होता, अरबी में ऐसा किया जाता है। उर्दू में ठीक है, आप थोड़ा सा मोहम्मडन कह दें तब भी काम चल जाएगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हलक से जो हा निकालने के चक्कर में कहीं और से हा निकल जाए। तो ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने खोला और 1920 ईस्वी में यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज हिंदुस्तान की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। अभी देखिए 1920 में खुली है, तो ये 2020 में, आज से 5 साल पहले इसका 100वां साल मनाया गया था, जश्न मनाया गया था। तो 1920 में इसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है और इसका नाम पड़ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज भी इसका नाम यही है और ये हिंदुस्तान का एक अहम तालीमी इदारा है, एक अहम एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, एक अहम तालीम का मरकज़ है, सेंटर है, जिसको हर कोई जानता है। आप जानते हैं अलीगढ़ में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे
पूरी जो है दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ही उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, जो पहले एक आम सा स्कूल था, फिर उसके बाद उसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पड़ा और उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। उसके बाद आपकी किताब में आगे लिखा हुआ है कि सन 1878 ईस्वी में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर सैयद अहमद ख़ान के अच्छे कामों की वजह से उनको सराहा और उनको ये अवार्ड दिया गया या इनाम दिया गया कि उनको सर का टाइटल दिया गया। आप जानते हैं हर हुकूमत अपने ज़माने में अच्छा काम करने वालों को, जो बड़े पैमाने पे अच्छा काम करते हैं, उनको किसी ना किसी तरह से नवाजती है। जैसे मुग़लों के ज़माने में भी होता था, दबीरुल मुल्क, निज़ामुद्दौला, इस तरह के जो है खिताबात अता होते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में सर का और इस तरह का जो है टाइटल दिया जाता था। अभी मौजूदा दौर में हमारी अपनी हिंदुस्तानी हुकूमत में भी देखिए भारत रत्न और पद्म श्री, महावीर चक्र, पद्म भूषण, ये सब मिलता है। साहित्य अकेडमी, इकबाल सम्मान, ये सारे जो है इनामात, अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो 1878 में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, इसीलिए लोग इनको सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं। इनका असल नाम है सैयद अहमद ख़ान, लेकिन सर का खिताब मिला है, टाइटल मिला है, और इसी वजह से ये टाइटल उनके नाम के शुरू में लगा करके लोग सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं। इसलिए लोग इन्हें सर सैयद के नाम से जानते हैं। देखिए आपकी किताब में लिखा भी है कि इसीलिए लोग इनको सर सैयद के नाम से जानते हैं। सर इनके नाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इनको एक तरह का खिताब, एक तरह का अवार्ड मिला है, एक तरह का टाइटल मिला। अब खिताब क्या होता है या टाइटल क्या होता है, जब आप ग्रामर में, क़वायद में इस्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि जो इसमें मारफा की मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसमें खिताब भी आता है, उसमें और भी चीज़ें आती हैं, टाइटल वगैरह आते हैं उसमें, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी काम, कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल रहे। कह रहे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान आखिरी उम्र तक, यानी मरते दम तक कौम का काम, अपने नेशन, अपने राष्ट्र, अपने मुल्क के लिए काम करते रहे। हिंदुस्तानियों के लिए, ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए वो काम करते रहे, उनके लिए अच्छे अच्छे मज़ामीन लिखते रहे, उनको बेदार करते रहे, आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले माहौल के बारे में उनको बताते रहे। और बहुत दूररस थे, बहुत दूरबीन थे, तो वो दूर की चीज़ों पर नज़र रखते थे और लोगों को बेदार करने की कोशिश करते थे। ये काम उन्होंने आखिरी सांस तक किया है, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक किया है कि कौम का, मुल्क की भलाई का, देश हित में वो काम करते रहे। कॉलेज की देखभाल का काम भी वो करते थे। जो कॉलेज उन्होंने कायम किया था, वो कॉलेज तो खैर उनके इंतकाल के बाद यूनिवर्सिटी बना है, लेकिन उस ज़माने में कॉलेज था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो उसकी देखभाल, उसका इंतज़ाम, इंसराम, ये सब भी वो मैनेज करते थे, देखते थे। और तसनीफ़ व तालीफ़ में भी वो मशगूल रहे, मसरूफ़ रहे, बिज़ी रहे। तो तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखने पढ़ने का काम, मज़ामीन लिखना या और भी जो भी अखबारात वग़ैरह थे, तहज़ीबुल अखलाक या इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे अलीगढ़ ही से इंस्टीट्यूट गज़ट नाम से जो है एक अखबार निकलता था, इसकी भी देखभाल और इन सारे कामों में वो आखिर उम्र तक लगे रहे, उसमें बिज़ी और मसरूफ़ रहे। कह रहे इनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ में आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी दिले बिजनौर ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने कई किताबें लिखी हैं, उनकी कई एक तसानीफ़ हैं, कई एक जो है उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं, जिनमें से एक बड़ी मशहूर किताब है जिसका नाम है आसारुस सनादीद। ये किताब 2 जिल्दों में है, ज़ख़ीम भी है, और इसमें उन्होंने तारीख़ी इमारतों का जिक्र किया है, ख़ासकर जो मुग़लों के ज़माने में या उससे पहले की दिल्ली की तारीख़ी इमारतें हैं, उसके बारे में बहुत तफसील से लिखा है। तो ये उर्दू में तारीख़ की, हिस्ट्री की एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो कुतुब मीनार है कब बना, किसने बनवाया, कुतुब मीनार की क्या खूबियाँ हैं, इसके अलावा जो जामा मस्जिद है, जो लाल किला है, जो हुमायूं का टॉम्ब है, और भी जो भी चीज़ें इस तरह की हैं तारीख़ी, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। ये किताब सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त लिखी थी जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सदर अमीन थे, उस वक्त इन्होंने लिखी। तो आसारुस सनादीद बड़ी मशहूर उनकी जो है किताब है, तारीख़ की किताब है आप कह सकते हैं। आप उसको अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उसमें तस्वीर वगैरह भी छपी हुई है, जो इमारतें उसमें ज़िक्र की गई हैं, उन इमारतों की तस्वीर भी आपको मिल जाएगी, ब्लैक एंड वाइट मिलेगी, लेकिन मिलेगी। असबाब बगावत हिंद, ये जो 1857 में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी थी,
उसकी वजह का जिक्र किया है, यानी हिंदुस्तान की बगावत की वजह क्या है, जो हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की उसकी वजह क्या है, जो पहली जंग आज़ादी लड़ी गई। तो इस किताब में उन्होंने अंग्रेज़ों को उनकी गलतियों पे टोका है कि आपने हिंदुस्तानियों पे इतना जुल्म किया, इतनी जो है शिद्दत इख्तियार की कि हिंदुस्तानी आपके ख़िलाफ़ हथियार उठाने पर मजबूर हुए। तो ये किताब भी अपने आप में एक तारीख़ी किताब है, ज़बरदस्त किताब है, और 1857 की पहली जंग आज़ादी के हवाले से उसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने बात की है। सरकशी ज़िले बिजनौर, बिजनौर के ज़िले में जो बगावत हुई, जो पहली जंग आज़ादी के हवाले से बिजनौर में जो कुछ हुआ 1857 में, उसकी तफसील आपको इस किताब में मिली है। इसमें भी जिक्र किया गया है कि 1857 में जो बिजनौर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सरकशी, बगावत या पहली जंग आज़ादी छिड़ी, उसकी वजह क्या है, उस पर तफसील से बात हुई है। तो ये कुछ ख़ास किताबें हैं। इसके अलावा और भी उनके बड़े काम रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान के, और भी उनकी बहुत सी किताबें रही, जैसे मुसाफिराने लंदन का जिक्र हुआ, मज़ामीन सर सैयद एक किताब है जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत से मज़ामीन हैं। इसी तरह से लायल मोहम्मदन साफ़ इंडिया है, शुरू में इसका जिक्र हुआ था। कुछ अखबारात वग़ैरह हैं, तहज़ीबुल अखलाक है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट अखबार है। तो ये सब सर सैयद अहमद ख़ान के काम है। इसके अलावा और भी कारनामे हैं, साइंटिफिक सोसाइटी का जिक्र हुआ, जदीद उर्दू नस्र और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे सर सैयद अहमद ख़ान के बड़े काम रहे हैं। कह रहे हैं उनके मज़ामीन कई जिल्दों में मजलिस तरक्की अदब लाहौर से शाये हुए हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मज़ामीन के लिए भी जाने जाते हैं, और उनके मज़ामीन, उसका टॉपिक और मज़ामीन की जो लिखने की स्टाइल है, जो तर्ज तहरीर है, वो दोनों एतबार से बहुत यूनिक है। एक तो टॉपिक के लिहाज से, दूसरे उसका जो तर्ज तहरीर है उसके लिहाज से। तो बहुत से मज़ामीन सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखे हैं जो कई जिल्दों में छप चुके हैं। कहाँ से छपे हैं? मजलिस तरक्की अदब लाहौर से वो पब्लिश हो चुके हैं, छप के सामने आ चुके हैं। इन मज़ामीन में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जो इनके मज़ामीन है उसमें साइंस के हवाले से भी बात मिल जाएगी, फ़लसफ़ा यानी फ़िलोसफ़ी के हवाले से भी, मज़हब इस्लाम के हवाले से भी, तारीख़ यानी हिस्ट्री के हवाले से भी। इन सबसे रिलेटेड चीज़ें, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स पे उन्होंने अपने मज़ामीन में बात की है। तो ये जो ऊपर जिक्र हुआ है, सरकशी ज़िले बिजनौर या असबाब बगावत हिंद या आसारुस सनादीद, ये सारी किताबें अपने आप में ख़ुद तारीख़ी किताबें हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान को कुरान शरीफ और की तफसीर वग़ैरह के लिए भी जाना जाता है। कुछ कुरान शरीफ की ख़ास आयतों का उन्होंने उसका तर्जुमा किया, उसकी तफसीर की, और साइंस से उसको एक तरह से जोड़ने की कोशिश की कि कुरान शरीफ में जो बातें हैं वो साइंस से कितनी करीब हैं। उसके बाद आगे देखिए, अब उसके बाद आगे लिखा कि जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मजमून निगारी को भी फ़रोग़ दिया। जदीद उर्दू नस्र, सर सैयद अहमद ख़ान से पहले की जो उर्दू थी, ख़ासकर उर्दू प्रोज़, उर्दू नस्र, उसको कदीम कहा जाता है क्योंकि उसके लिखने का जो स्टाइल था वो ज़रा दूसरी तरह का था। अगर आप देखें सर सैयद अहमद ख़ान से पहले जो नस्र लिखी जा रही थी उसको, और उनके ज़रिए से जो नस्र शुरू की गई उसको, तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस, एक बड़ा आपको फ़र्क दिखाई देगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने फोकस किया कि हम अपनी बात आसान ज़ुबान में कहें, आसान तरीके से कहें, जिसको पढ़ के हर आदमी समझे और उस पर अमल करे। इनसे पहले जो नस्र लिखी जाती थी उसमें बनावटीपन का ज़्यादा जो है एहतमाम किया जाता था, तसन्नो और बनावटीपन बहुत होता था। उसमें पेचीदा लफ्ज़, पेचीदा तरकीबें, बात को सीधे सीधे ना कह करके घुमा फिरा के कहा जाता था ताकि ज़ुबान का चटखारा, ज़ुबान का मज़ा भी बाकी रहे, और कोई इस तरह का बहुत अहम या ख़ास टॉपिक भी उन मज़ामीन में नहीं छेड़ा जाता था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मॉडर्न उर्दू प्रोज़ की शुरुआत की, उसकी बुनियाद रखी, उसकी नींव रखी, और उर्दू में मज़मून लिखना, एकदम आसान तरीके से लिखना, उसको फ़रोग़ दिया। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी को भी डेवलप किया, उसको भी तरक्की दी, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान से पहले इस तरह के मज़ामीन, छोटे छोटे मज़ामीन, काम के मज़ामीन, इस्लाही मज़ामीन, समाज को सुधारने वाले मज़ामीन नहीं लिखे जाते थे, या लिखे जाते थे तो कम लिखे जाते थे और उसकी ज़ुबान बहुत पेचीदा होती थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने आसान ज़ुबान में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे हैं। एक मज़मून तो आप इनका पढ़ेंगे ही
कि गुज़रा हुआ ज़माना, जिसमें वक्त की अहमियत को बताया गया है कि वक्त बहुत अहम है, आप उसकी कद्र करें, सही वक्त पे काम करें। इसके अलावा और भी आगे मज़ामीन आप पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने पढ़ा हो, एक मज़मून उनका बहस व तकरार है, जिसमें हम बहस हुज्जत करते हैं तो बड़ी गैर महज़्ज़ब तरीके से करते हैं, मारपीट गाली गलौज की नौबत आ जाती है, उसको मौजू बना के उन्होंने लिखा है। इसी तरह से एक उनका मज़मून है औरतों के हुकूक़, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस्लाम औरतों को क्या क्या हुकूक़ देता है। इस्लाम ने औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक़ दिए हैं, ये अलग बात है कि हम नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से इस्लाम या मुसलमान बदनाम होते हैं। तो इस तरह के जितने भी मज़ामीन आप सर सैयद अहमद ख़ान के देखेंगे वो सब इस्लाही मज़मून हैं, वो सब मज़ामीन ऐसे हैं कि आदमी पढ़े तो उससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, अपने आप को सुधारने का, अपनी इस्लाह करने का मौका मिलेगा। लंबी लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बात कहने का फ़न सर सैयद ने आम किया। सर सैयद अहमद ख़ान का बड़ा कमाल ये भी है कि वो लंबे लंबे जुमले लिखने के बजाय कि कई कई सफ़ा लिखे जा रहे हैं, कई कई जो है सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं और उसके बाद भी बात वाज़ेह नहीं हो रही है, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया, कम लफ्ज़ों में, छोटे से जुमले में, चंद सफ़हे में उन्होंने काम की बात कहने का आर्ट, काम की बात कहने की कला, काम की बात कहने का फ़न सर सैयद अहमद ख़ान ने आम कर दिया कि हमको जो बात कहनी है हम उसको आसान ज़ुबान में कहें, कम से कम लफ्ज़ों में कहें, जिसको आसानी से कोई समझ सके। वरना आप खुद सोचें ना कि हम एक अच्छी बात किसी से कह रहे हैं, कोई मैसेज, कोई पैगाम तहरीर की शक्ल में दे रहे हैं, लेकिन हमने इतनी मुश्किल तहरीर लिख दी कि सामने वाला पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा है, तो पैगाम देने का फ़ायदा क्या। तो इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने लंबी लंबी तहरीर न लिख करके चंद सफ़हे में काम की बात की, चंद सफ़हे में उन्होंने अपना मैसेज, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया। तो ये बड़ा काम सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। आगे कह रहे हैं कि सर सैयद अपने ज़माने के मुफ़क्किर और मुसलिह थे। यानी सर सैयद अहमद ख़ान अपने ज़माने के, मुफ़क्किर का मतलब फ़िक्र करने वाला, समाज के बारे में, मुआशरे के बारे में, सोसाइटी के बारे में, मुल्क के बारे में, कौम के बारे में, राष्ट्र के हित में, नेशन के बारे में सोचने वाला। तो सर सैयद अहमद ख़ान फ़िक्र करने वाले थे, सोचने वाले थे, देश के बारे में, लोगों के बारे में, थिंकर उसको आप कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं। तो सर सैयद अपने ज़माने के एक बड़े थिंकर, बड़े विचारक, बड़े मुफ़क्किर थे, मुसलिह भी थे। वो मुसलिह का मतलब इस्लाह करने वाला, सुधारने वाला, रिफॉर्म करने वाला। तो एक वो ज़माना था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने सुधारने का बेड़ा उठाया। एक आज का ज़माना है, आज के नौजवानों को देखिए, वो क्या बेड़ा उठा रहे हैं, वो गोबर का फ़ायदा बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भैया गोबर दिमागीन से बेहतर है, गोबर को खाइए, इसमें गुड़ से ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक आज की जनरेशन है, आप लोग हैं, एक सर सैयद अहमद ख़ान रहे हैं, थे, तो दोनों में कितना गैप है। तो यही होता है जब एक पढ़ा लिखा आदमी कोई बात करता है और एक कम पढ़ा लिखा या जाहिल आदमी बात करता है, तो यही फ़र्क दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है पढ़ो, मेहनत करो, दिलचस्पी लो तालीम में, ताकि मुल्क की खिदमत कर सको, लोगों की खिदमत कर सको, इंसानियत की खिदमत कर सको, लोगों को राह रास्त पे ला सको, लोगों को बेदार कर सको, मोटिवेट कर सको, इसीलिए कहा जाता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान अपने ज़माने के एक बड़े जो है थिंकर और एक बड़े रिफॉर्मर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनकी जो नस्र है, उन्होंने जो प्रोज़ लिखा है, जो मज़ामीन लिखे हैं, उन मज़ामीन में आपको वही वज़न और वक़ार मिलेगा जो उनकी शख्सियत में था। यानी सर सैयद अहमद ख़ान की जो पर्सनालिटी है वो एक जो है बारोब, सीरियस और इज़्ज़तदार पर्सनालिटी है। ऐसी ही उनकी तहरीर भी है। उनकी तहरीर को आप पढ़ेंगे तो एकदम संजीदा होकर, सीरियस होकर लिखते हैं। उनकी तहरीर का आपके ऊपर एक असर पड़ेगा, रोब पड़ेगा, और उनकी तहरीर बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े जो है एहतराम के साथ आपसे कोई बात कहेगी। देखिए, लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक कोई औबाश किस्म का आदमी है, कोई छिछोरे किस्म का आदमी है, गली नुक्कड़ वाला है, बाजारू है, वो कुछ लिखेगा तो उसकी तहरीर में शराफत नहीं होगी, रोब नहीं होगा, संजीदगी नहीं होगी, और उसका असर भी सामने वाले पे बहुत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सीरियस आदमी है, संजीदा है, बारोब है, इज़्ज़तदार है, वो कुछ लिखेगा तो उसकी तहरीर और लिखावट में भी वो रोब, वो वक़ार, वो वज़न, वो संजीदगी झलकेगी। तो सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जो है वज़नदार आदमी थे, इसी तरह से एक जो है इज़्ज़तदार और रोब वाले बावक़ार आदमी थे, तो ये सारी खूबियाँ उनकी शख्सियत और पर्सनालिटी में भी आपको मिलेंगी और उनकी लिखी हुई चीज़ों में भी आपको मिलेंगी। तो ये थे सर सैयद अहमद ख़ान। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान पे और भी बात हो सकती है, लेकिन हम लोगों के पास ज़्यादा जो है तफसील से बात करने का वक्त नहीं है।
हाँ, अगर आप मज़ीद सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ना चाहें तो दुनिया भर की किताबें हैं सर सैयद अहमद ख़ान पे, दुनिया भर के मज़ामीन, दुनिया भर की रिसर्च और तहकीक है। या कम से कम अगर आप जो है उनके बचपन से लेकर आखिरी वक्त तक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एक किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो हयात जावेद पढ़ लीजिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। और उनके हवाले से छोटे छोटे मज़ामीन बिखरे पड़े हैं, आप हासिल करके पढ़ सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, आप जो है मोबाइल की मदद से निकाल करके PDF या वहाँ से किताबें हासिल करके आप पढ़ सकते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान पे अभी यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, यहीं तक बात करते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ छूट गई, इंशाइया के बारे में पहले बात कर लेंगे। इंशाइया आप जानते हैं नस्र के अलग अलग फॉर्म होते हैं, उनमें से नस्र ही का एक फॉर्म है। तो इस पर खैर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।